हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस का जो मैं टॉपिक आपके सामने डील करने जा रहा हूं और ये टॉपिक होगा कैंसर। इससे रिलेटेड वेरियस इंफॉर्मेशंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इवन आपके जनरल लाइफ में भी और नीट वगैरह में भी इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कैंसर के बारे में। अब देखो, कैंसर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कैंसर किस टर्म से आया। एक्चुअली में कैंसर का मतलब क्रैब होता है। जनरल वे में कैंसर का मतलब क्या होता है? क्रैब। तो कैंसर एक्चुअली में किस टर्म से आया है? तो इसके लिए जो टर्म्स, मतलब जहाँ से इसका ओरिजिन है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्किनोस। क्या बोलते हैं? कार्किनोस। कार्किनोस टर्म जो है ना, एक्चुअली में मैलिगेंट ट्यूमर के लिए यूज किया जाता है। मैलिगेंट ट्यूमर के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं कार्किनोस का। ओके, तो जनरल वे में अगर हम लोग देखें तो सिंपल वे में हम कैंसर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लें। देखो, सिंपल वे में कैंसर का डेफिनेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इट इज एन अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल। जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन और ग्रोथ ऑफ द सेल शुरू हो जाता है ना, सो दैट इज कंसिडर्ड एज कैंसर। कैंसर एक्चुअली में क्या है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स है, या फिर कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ भी कह सकते हैं ना, या तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन या फिर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं कैंसर। कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, मैं जरा ये भी बात कर लूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी। कैंसर का स्टडी क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी, है ना। आपने ये टर्म सुना होगा, ओंकोजेनेटिक्स या फिर ओंको सर्जन का नाम सुना होगा, जो वैसे डॉक्टर्स होते हैं जो कैंसर के स्पेसिफिक सर्जन्स होते हैं। तो ओंकोलॉजी टर्म यूज किया जाता है इसमें। बेसिकली अगर हम लोग समझें कि कैंसर को समझने के लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है और कैंसरस सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सेल्स। एक नॉर्मल सेल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है? देखिए, जनरल सेल से अगर बात करें हम लोग, तो एक नॉर्मल सेल जो होता है उसमें डेफिनिट ग्रोथ होता है। इसका ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है? डेफिनिट होता है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें डेफिनिट लाइफ स्पैन भी होता है। एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होगा और एक रेगुलर पैटर्न होगा इसके ऑरिजिन का और उसके डेथ का। ये मतलब एक प्रॉपर पैटर्न में काम करेगा। मतलब क्या? प्रॉपर पैटर्न ऑफ लाइफ। प्रॉपर पैटर्न ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल होगा ना, वो क्या करेगा? ऑरिजिनेट ऑरिजिनेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा भाई? तो इसमें डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएशन, मतलब वो मॉडिफाइड करेगा एक पर्टिकुलर टाइप के पर्पस के लिए, और डिफरेंशिएशन के बाद फिर क्या करेगा? कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। क्या करेगा? स्पेसिफिक फंक्शन, कुछ स्पेशल टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेगा और फाइनली वो क्या हो जाएगा? डेथ कर जाएगा। फाइनली क्या कर जाएगा? डेथ कर जाएगा। तो ये एक पैटर्न होता है। इस पैटर्न को फॉलो करता है हमारा नॉर्मल सेल। और क्या है? और क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसमें एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है नॉर्मल सेल में, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ डिवीजन, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या होता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। देखो, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या टर्म है? एक्चुअली में जब सेल डिवाइड करता है ना, तो अच्छा, नॉर्मल सेल जो होता है वो एडहेयर भी होता है।
क्या होता है, एडियर होता है, मतलब एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज होता है। तो जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में बता रहा हूं कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर बेंच है और उस पर्टिकुलर बेंच पे 4 बच्चे बैठते हैं, मतलब विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट वो आसानी से बैठ रहे हैं, ठीक। मान लीजिए 5वां बच्चा आया, 5वां बच्चा उस बेंच पे बैठा, तो क्या होगा, हर बच्चा जो है वो प्रॉपर वे में एक दूसरे से कांटेक्ट में आ गया है। मतलब नाउ हर बच्चे को अब ये माइंड में पता है कि अब कोई छठा बच्चा इसमें नहीं आने जा रहा है, क्योंकि हर बच्चे क्या है, एक दूसरे के प्रॉपर कांटेक्ट में आ चुके हैं। तो प्रॉपर कांटेक्ट में आ चुका है तभी तो सबके सेंस में है कि अब छठा यहाँ आना नहीं है। अगर छठा आएगा तो कोई एक बच्चा क्या होगा, आउट ऑफ द बेंच हो जाएगा। ओके, कुछ यहाँ यही बात है कि एक नॉर्मल सेल जब डिवाइड करता है ना, तो उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं एडहेरेंस के अंतर्गत, तो उनमें ये सीक्वेंस काम करना शुरू कर जाता है, ये फीलिंग काम करना शुरू हो जाता है ड्यू टू जीन के कंडीशन की वजह से होता है ऐसा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन्कोजिन। तो उसकी वजह से प्रो ऑन्क होता है, उसकी वजह से उनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग टाइप का डेवलप हो जाता है कि नाउ देयर इज नो नीड ऑफ डिवीजन, अब डिवीजन की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ इस टाइप का चीज होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, नाम से भी पता चल रहा है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब इनहिबिट करता है सेल के डिवीजन को, सेल के ग्रोथ को। ओके, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सेल में। अब जैसे ही वो नॉर्मल सेल, अच्छा नॉर्मल सेल में जो जीन पाया जाता है वो जीन का नाम क्या है, जो जीन नॉर्मल सेल में एक्चुअली में होता है वो एक्चुअली में ये 3 टाइप का जीन बताया गया है। एक नॉर्मल सेल के अंदर 3 टाइप के रेगुलेटरी जीन्स होते हैं जो उसके ग्रोथ को, उसके डिफरेंशिएशन को और उसके डेथ को डिटरमाइन करते हैं। ओके, ये 3 टाइप का जीन क्या क्या डिटरमाइन करता है, तो उसके ग्रोथ को डिटरमाइन करता है, उसके डिवीजन को डिटरमाइन करता है, उसके डिफरेंशिएशन को डिटरमाइन करता है। पहला जीन जो होता है वो इतनी चीजों को डिटरमाइन करता है। दूसरा जीन क्या करता है, तो उसमें वो एक्चुअली में ट्यूमर प्रॉपर्टीज को, मतलब ट्यूमर सेल में वो कन्वर्ट नहीं करे, उसको इनहिबिट करता है, कह सकते हैं इनहिबिट ट्यूमर प्रॉपर्टी। ट्यूमर प्रॉपर्टी को इनहिबिट करता है। ओके, सप्रेसर टाइप का बिहेवियर, ये कैसा है, सप्रेसर टाइप का बिहेवियर है, ये सप्रेसर टाइप का एक्ट करता है, सप्रेसर जीन भी कह सकते हो आप इसको एक टाइप का। और थर्ड जो जीन हमारा है वो जीन क्या करता है, वो सेल के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेलुलर डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी जीन को हम लोग बोलते हैं प्रो ऑन्क। क्या बोलते हैं इसको, प्रो ऑन्क बोलते हैं इसको। ये प्रोटो ऑन्कोजिन है, ये क्या है, प्रोटो ऑन्कोजिन। एक्चुअली में ये जीन हमारे हर सेल के अंदर प्रेजेंट है और ये ऑफ स्टेट में है, ये क्या है, ऑफ है, ठीक। तो ये सारे सिस्टम पाए जाएंगे एक नॉर्मल सेल में, लेकिन जैसे ही एक नॉर्मल सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसरस हो जाएगा। तो सबसे पहले उसमें जो प्रॉब्लम शुरू होगा वो किसमें होगा, जीन लेवल पे, क्योंकि आपको पता है सेल के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो जीन से कंट्रोल होते हैं, जीन से रेगुलेट होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देयर आर सम प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर जीन विच कंट्रोल दीज ऑल एक्टिविटीज। ये सारी एक्टिविटीज को जो रेगुलेट करता है उसी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, और इस प्रॉब्लम की वजह से वो सेल क्या हो जाएगा, वो सेल नाउ अब कन्वर्ट कर जाएगा कैंसरस सेल में। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर कैंसरस सेल या ट्यूमर सेल कहें में क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो हम लोग ये देख लेते हैं, हम लोग बात कर लेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्यूमरस सेल या ट्यूमर प्रोड्यूसिंग सेल्स।
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्यूमर सेल की बात हो रही है। देखिए ट्यूमर सेल को अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि ये वैसा सेल है जो कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रहा है, कंटिन्यूअस इसमें डिवीजन होता है। तो जनरल वे में अगर हम लोग देखें कि कंटिन्यूअस अगर वो डिवाइड करेगा तो कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज उसमें डेवलप करेगी, उसकी वजह से हम लोग उसको बोल रहे हैं ट्यूमर सेल। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा भाई ट्यूमर सेल का कि नो एडहेरेंस, इसमें एडहेरेंस की प्रॉपर्टी नहीं है। जहां वो एडहेयर था यहां पे क्या है नो एडहेरेंस। मैंने आपको बताया था कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, तो कहेंगे नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी भी इससे क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जनरली क्या होता है कि इस टाइप का सेल एक अनडिफरेंशिएटेड सेल मास में कन्वर्ट करता है। अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास, और इस अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड नियोप्लास्टिक सेल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नियोप्लास्टिक सेल्स। मतलब ये न्यूली फॉर्म्ड सेल्स है जिसमें डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी लॉस कर गई है, नियोप्लास्टिक सेल है। ओके, अब देखिए उसका जो प्रो ऑन्क था वो क्या हो जाएगा, ऑन्कोजिन में कन्वर्ट कर जाएगा। मतलब क्या, प्रो ऑन्क गेट ऑन। प्रो ऑन्क जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। पहले वो ऑफ था, अब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब एक नॉर्मल सेल होता है तो उसमें प्रो ऑन्क जो होता है, ऑन्कोजिन जो होता है, ये सी ऑन्क जिसको बोलते हैं हम लोग, सी ऑन्क जो होता है ये क्या था, ऑफ स्टेट में था। अब इसमें वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा तो ये डिफरेंशिएट भी नहीं करेगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ करेगा, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा इसमें, क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस कर गई है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ट्यूमरस सेल डेवलप करेगा, और वो ट्यूमर सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, नियोप्लास्टिक सेल। मतलब नियोप्लास्टिक सेल का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ट्यूमर एक्चुअली, ट्यूमर होता कितने टाइप का है। देखो बेसिकली दो टाइप का ट्यूमर बताया गया है, एक को बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर और दूसरे को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हम लोग उसी को देख रहे हैं। तो ट्यूमर को मैंने बताया दो टाइप का होता है, एक होता है और एक हो जाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर, है ना। एक हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे बेनिग्न ट्यूमर और दूसरे को बोलेंगे हम लोग क्या, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हम लोग ये देखते हैं बेनिग्न ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। ऐसा करते हैं, दोनों में डिफरेंसेस टाइप का हम लोग देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन वगैरह में ये आ जाता है। अब देखो बेनिग्न ट्यूमर को अगर हम लोग देखें तो जनरली कहा जाता है कि ये स्लो ग्रोथ शो करेगा, फैटल नहीं होता है, इवन नॉन कैंसरस होता है। ये क्या होता है, नॉन कैंसरस होता है। जबकि इसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या होता है, कैंसरस होता है। पहला डिफरेंसेस। दूसरा क्या, दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका जो बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो जनरली क्या होता है कि स्लो ग्रोथ होता है। क्या है ये, स्लो ग्रोथ है। और इसका क्या होता है, फास्ट ग्रोथ। जनरली इसके बारे में आप कह सकते हो कि कंट्रोल है, मतलब डेफिनिट ग्रोथ। ये क्या हो जाएगा, डेफिनिट ग्रोथ है। और इसके बारे में कहा जाता है कि अनडेफिनिट, इनडेफिनिट कर देते हैं, इनडेफिनिट ग्रोथ। ओके, डेफिनिट और इनडेफिनिट ग्रोथ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगा
एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड कि जनरली जब बेनिन ट्यूमर डेवलप करता है तो जो अगल बगल के सेल होते हैं ना उसको कैप्सुलेटेड कर देते हैं, मतलब इसमें कैप्सुलेशन मिलेगा आपको। क्या हो जाता है? कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड मतलब उसको कवर कर दिया जाता है, उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है टू प्रिवेंट देम टू कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल। ओके, तो ये कैप्सुलेटेड हो जाता है, इन सिस्ट में सिस्ट टाइप का डेवलप करता है। क्या होता है? सिस्ट टाइप के स्ट्रक्चर में इसको कवर कर दिया जाता है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा, जबकि ये क्या अनकैप्सुलेटेड होगा। ओके, अब देखो इसमें माइग्रेशन की प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसके लिए एक टर्म है दैट इज कॉल्ड मेटास्टैसिस। मतलब ये माइग्रेट नहीं करेगा, एक जगह से दूसरे जगह, एक सेल से दूसरे से, एक बॉडी पार्ट से दूसरे पार्ट में माइग्रेशन नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं नॉट माइग्रेटेड। नॉट माइग्रेटेड, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं मेटास्टैसिस। क्या टर्म यूज करते हैं? मेटास्टैसिस। जबकि इसमें क्या हो जाएगा? मेटास्टैसिस अकर। इसमें मेटास्टैसिस नहीं होगा, नो मेटास्टैसिस। इसमें मेटास्टैसिस नहीं होगा, इसमें मेटास्टैसिस होगा। मेटास्टैसिस क्या होता है? मैं यहां लिख देता हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूमरस सेल टू migrate from origin place to other place via body fluid, है ना? बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, सेरम हो गया, जो भी है, इसके थ्रू जब वो माइग्रेट करना शुरू करेगा ना, दैट इज कॉल्ड मेटास्टैसिस। ये सब आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटास्टैसिस। और ये जो मैंने आपको बताया ये जनरली क्या होता है 3 मार्क्स क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन बेनिन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, तो हमने क्या बताया? नॉन कैंसरस होता है, कैंसरस होता है, स्लो ग्रोथ होता है, फास्ट ग्रोथ होता है, डेफिनेट ग्रोथ होता है, इंडेफिनेट ग्रोथ होता है, कैप्सुलेटेड होता है, इसमें कैप्सुलेशन होता है, इसमें कैप्सुलेशन नहीं होता, इसमें मेटास्टैसिस की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसमें मेटास्टैसिस की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए इसके बारे में कहा जाता है नॉन फैटल होता है, मतलब जनरली ये जानलेवा नहीं होता है, जबकि इसके बारे में बोला जाता है क्या? ये फैटल होता है। ओके, तो ये सब जो है वो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी पाई जाती है बेनिन ट्यूमर। और अच्छा एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? रैट्स सबसे अच्छा एग्जांपल, मस्सा जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना? अ टाइप ऑफ क्या है? बेनिन ट्यूमर। लेकिन इसमें फिर बहुत सारा है ना? जैसे कार्सिनोमा हो गया, ये ल्यूकेमिया हो गया, ये सब आना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है बेनिन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये बहुत कम प्रॉब्लम काउज करता है। अगर मान लो बॉडी के अंदर के हिस्से में ट्यूमर हो जाए तो प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा, लेकिन फैटल नहीं है। बहुत कम केस इसका देखा गया फैटल के टर्म में, जबकि ये क्या होता है? फैटल हो जाता है। ओके, तो ये सब डिफरेंसेस है मैलिग्नेंट ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर। पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग काउज की बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में। अब देखो कैंसर का जो टाइप है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यूज है, क्योंकि अलग अलग लेयर ऑफ टिश्यूज में ये होता है, तो टिश्यू के हिसाब से इसका टाइप किया गया है। जैसे क्या? जैसे देखिए मैं बता देता हूं आपको। जैसे एक हो जाता है जिसको बोलते हैं कार्सिनोमा। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? हम लोग जनरल वे में बोलते हैं कार्सिनोमास, है ना? तो कार्सिनोमास
ओके, तो कार्सिनोमास के बारे में कहा जाता है कि वो टाइप का मैलिगेंट ट्यूमर है जो डेवलप करता है एपिथेलियल टिश्यू, इन एपिथेलियल टिश्यू। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं इसके बारे में बता दूं कि लगभग पूरे वर्ल्ड में 85% जो कैंसर है ना वो इसी से बिलोंग करता है। अबाउट 85% कैंसर केसेस बिलोंग टू कार्सिनोमास। जनरल वे में अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ एक्चुअली में एपिथेलियल टिश्यू से मतलब होता है कि किस पार्ट में, बॉडी के किस पार्ट में ये डेवलप करेगा। तो देखिए जनरली ये करेगा आपको स्किन के अंदर, है ना। और क्या होगा तो आपका माउथ हो गया, पैनक्रियाज हो गया, यूटेरस हो गया, ब्रेस्ट हो गया, स्किन मैंने बता दिया, माउथ बता दिया, पैनक्रियाज बता दिया, यूटेरस बता दिया, ग्लैंड्स के अंदर हो सकता है, ग्लैंड्स के अंदर ये डेवलप करे, ईटीसी कर देते हैं। ओके, तो ये सब ऐसा कैंसर है जो एपिथेलियल टिश्यू से के अंदर होने वाला कैंसर है, मतलब उसके सेल्स अगर मैलिगेंसी शो आउट करते हैं तब ये सब जोन अफेक्टेड होता है। ओके, दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मेलानोमास। क्या बोलते हैं? मेलानोमास। एक्चुअली में देखो ये एक टाइप का स्किन कैंसर ही है, स्किन से ही रिलेटेड है। स्किन में जो मेलानिन पिगमेंट होता है ना उससे रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड है मेलानिन पिगमेंट, है ना। मेलानिन पिगमेंट से रिलेटेड ये कैंसर माना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलानोमास। ओके, थर्ड कैटेगरीज को अगर हम लोग ये करें तो इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमास। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सार्कोमास। सार्कोमास जो होता है वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड होता है, मतलब आपके कनेक्टिव टिश्यू में प्राय जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू में कहने का मतलब क्या कि जिसका ऑरिजिन मेसोडर्मल हो, मतलब मेसोडर्म्स के अंदर अगर कैंसर का सिम्टम है या कैंसर हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे मेलानोमास, सॉरी सार्कोमास। जैसे मेसोडर्म के मतलब क्या कहा जाता है कि जैसे बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, फैट का टिश्यूज हो गया, इसमें कौन आ जाएगा? बोन आ जाएगा, इसमें आपका कार्टिलेज आ जाएगा, इसमें फैट, एडिपोज टिश्यू में लिख देता हूं, एडिपोज टिश्यूज आ जाएगा। ये सब जो है इसके अंदर अगर कैंसर होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं सार्कोमास। एक और होगा दैट इज कॉल्ड ल्यूकोमास। ल्यूकोमास, है ना। तो ल्यूकोमास जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई? तो जनरल में अगर हम लोग देखते हैं इसको ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ल्यूकेमिया, ल्यूकोमियास एक्चुअली में ल्यूकेमिया। ओके, तो ल्यूकेमिया जो होता है वो एक्चुअली में किससे रिलेटेड होता है? आपके ब्लड से और बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड होता है। बेसिकली ब्लड और बॉडी फ्लूइड कहने का मतलब मेन रूप से ज्यादातर ब्लड से ही होता है, जैसे ब्लड कैंसर इससे बिलोंग करता है। ओके, तो ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं वेरियस टाइप्स के कैंसर के। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट आर द वेरियस काउजेज ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर के काउज क्या क्या होते हैं। तो चलिए टाइप्स के बाद हम लोग क्या करेंगे? कैंसर का काउज। काउजेज ऑफ कैंसर। देखो जनरल वे में अगर हम लोग देखें तो कैंसर के काउज के बारे में बोला जाता है कि इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले तो इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओंकोजेंस बोलते हैं। कैंसर के काउज को हम लोग क्या बोलेंगे? ओंकोजेंस। जो कैंसर प्रोड्यूस करता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैंसर का काउज। ठीक, तो ओंकोजेंस जो होगा वो क्या क्या हो सकता है जरा ये देख लेते हैं हम लोग। तो एक हो जाएगा फिजिकल काउज, दूसरा हो जाएगा क्या? केमिकल काउज, तीसरा हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल काउज। देखिए 3 डिफरेंट काउजेस को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं कि
फिजिकल काउज हो सकता है, केमिकल काउज हो सकता है और बायोलॉजिकल काउज हो सकता है। जनरल सेंस में अगर हम लोग देखते हैं तो फिजिकल काउज का मतलब होता है फिजिकल फैक्टर्स, जैसे रेडिएशंस हो सकता है, रेडिएशंस हो सकता है। रेडिएशंस में क्या क्या होगा भाई, तो एक्सरे से कैंसर काउज होता है ना। रेडियो एक्टिव सबस्टांस से भी कैंसर होता है, रेडियो एक्टिव सबस्टांस। ओके, और क्या हो सकता है, तो आपका आयनिक रेडिएशंस हो सकता है, आयनिक रेडिएशंस हो सकता है। ये सब वेरियस फैक्टर्स हैं रेडिएशंस के रूप में जो कैंसर काउज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं कुछ और भी फैक्टर, जैसे फ्रिक्शन एक फैक्टर बताया गया है, फ्रिक्शन एक फैक्टर बताया गया है ना, मतलब कंटिन्यूअस फ्रिक्शन की वजह से भी, जैसे मान लीजिए जनरल वे में देखा गया है कि माउथ के अंदर जैगरिंग ऑफ माउथ, जैगरिंग ऑफ माउथ की वजह से कैंसर होता है। ओके, और क्या, कांगड़ा, जैसे कश्मीर में कांगड़ा का यूज किया जाता है, उसकी वजह से भी देखा गया है कैंसर का, कांगड़ा की वजह से भी कैंसर देखा गया है होता है। तो मतलब फ्रिक्शन की वजह से भी देखा गया है कि एक पर्टिकुलर जोन में फ्रिक्शन की वजह से भी कैंसर का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा फैक्टर, फिजिकल फैक्टर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ केमिकल फैक्टर का। केमिकल फैक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच काउजेज कैंसर। बहुत सारे केमिकल फैक्टर हैं जो कैंसर काउज करते हैं, तो हम लोग इस फैक्टर को देख लेते हैं। अब देखिए केमिकल फैक्टर में क्या क्या हो सकता है। ये केमिकल फैक्टर का सोर्स जो होगा वो क्या हो सकता है, फूड हो सकता है, फूड के थ्रू ये आ सकता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो सकते हैं, पॉल्यूटेंट हो सकते हैं, है ना। बेसिकली ये 3 टाइप का चीज हो सकता है, मतलब फूड के थ्रू ये आ सकता है आपके बॉडी में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के थ्रू आ सकता है, या फिर पॉल्यूटेंट के थ्रू आ सकता है। तो फूड के थ्रू आएगा कैसे, तो फूड के थ्रू जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में आएगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में आता है। फूड के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो जनरल वे में जैसे मान लीजिए बेंजोपाइलिन वगैरह हो सकता है, बेंजोपाइलिन के रूप में आ सकता है। और क्या, तो जनरली कर सकते हैं हम लोग, कुछ हैवी मेटल्स आ जाते हैं फूड के रूप में, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक डाइज हो सकता है ना। कुछ एग्रोकेमिकल्स भी फूड के रूप में आते हैं, एग्रोकेमिकल्स मैं ETC कर देता हूं। तो ये सब जो होता है वो फूड के थ्रू हमारे बॉडी में आते हैं और जिसकी वजह से कैंसर काउज हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं तो जैसे नाइट्रोसोडाई मिथाइलिन, क्या हो गया, नाइट्रोसोडाई मिथाइलिन, है ना। इवन बेंजोपाइलिन भी इसी से रिलेटेड हो सकता है, बेंजोपाइलिन हो गया, एस्बेस्टस हो गया, है ना। एस्बेस्टस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के थ्रू, सीमेंट एस्बेस्टस इसके थ्रू भी होता है। हैवी मेटल्स भी आ जाएगा इसमें। ओके, हैवी मेटल्स आ सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिगरेट्स वगैरह का जो स्मोकर होता है, हालांकि वो अलग प्रोडक्ट है, पॉल्यूटेंट के रूप में हम लोग उसको ले लेंगे। ओके, मैं ETC कर देता हूँ। तो ये सब वेरियस टाइप के जो होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जिसके थ्रू हमको कैंसर काउज होने का चांस ज्यादा होता है। अब बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स में। तो पॉल्यूटेंट्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हैवी मेटल में रखूंगा, हैवी मेटल्स तो होगा ही होगा, साथ में क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल स्मोक्स, इंडस्ट्रियल स्मोक्स हो जाएगा। इंडस्ट्रियल स्मोक्स के अंदर में बहुत सारे अनबोल्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, चारकोल वगैरह, है ना।
चारकोल वगैरह जो होता है वो सब होता है इसमें। ओके, और क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आप देखिएगा तो जनरल सेंस में क्या आ जाएगा। अब देखिए इसमें और क्या हो सकता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, तो जैसे क्रोमियम कंपाउंड हो सकते हैं, है ना, क्रोमियम कंपाउंड हो सकते हैं, जिसको हैवी मेटल्स के अंदर हम लोग रख रहे थे। क्रोमियम कंपाउंड्स के अलावा और भी क्या हो सकते हैं, तो जैसे निकेल भी आ सकता है इसके अंदर में, है ना। निकेल के थ्रू भी जनरल वे में देखा गया है कि कैंसर वगैरह होता रहता है। ओके, इवन कुछ हमारे बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं उसके थ्रू भी होता है। जैसे मान लो अदर फैक्टर्स में बोल रहा हूँ, ये केमिकल फैक्टर्स में ही आएंगे, ये केमिकल फैक्टर का ही कुछ अदर फैक्टर है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। उसके थ्रू भी कैंसर का सिम्टम्स शो आउट होता है हमारे बॉडी में। तो अदर फैक्टर में क्या क्या आ सकता है, जैसे एफ्लाटॉक्सिन, जनरली इसके बारे में बोला जाता है कि ये लिवर कैंसर कॉज करता है। प्लस सेक्स हार्मोन्स भी आ सकते हैं, मेडिसिन वगैरह के थ्रू ये हमारे बॉडी में इंटर करता है, सेक्स हार्मोन्स वगैरह। तो ये सब वेरियस टाइप के फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, केमिकल फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर का। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में जनरली आपका देखिएगा तो दो, एक इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है वो वायरसेस वगैरह होते हैं, उनको वायरस बोलते हैं उनको हम लोग। और इंटरनल फैक्टर को अगर हम लोग देखें तो इसमें कौन आते हैं, तो इंटरनल फैक्टर में बेसिकली आपको आ जाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोल, मतलब हार्मोन्स का एबनॉर्मलिटी ऑफ हार्मोन्स की वजह से भी कैंसर काउज होता है। तो मैं बात कर रहा हूं बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में, और बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल, इसमें कौन आ जाएगा, ओंकोवायरस, ठीक ना। और इंटरनल अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हो जाएगा इम्बैलेंसिंग ऑफ हार्मोनल सिस्टम, है ना। हार्मोनल सिस्टम के इम्बैलेंसिंग की वजह से भी हमारे बॉडी में कैंसर पैदा होते हैं। ओके, तो ये सब वेरियस फैक्टर है जिसके थ्रू कैंसर पैदा होता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं काउज के बाद इसके सिम्टम का, कि व्हाट आर द वेरियस सिम्टम डेवलप ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटीज और डिजीज। तो देखिए सिम्टम्स क्या है। देखिए अगर हम लोग सिम्टम को देखते हैं तो जनरल वे में अगर हम लोग देखें तो सिम्टम जो होता है वो क्या हो सकता है, लंपिंग होता है, मतलब इन्फेक्टेड एरिया जो होगा उसमें लंपिंग हो सकता है। ओके, स्वेलिंग, पेन, अनहीलिंग सोर कर सकते हैं, अनहीलिंग सोर वगैरह डेवलप कर जाएगा, फ्लूइड डिस्चार्ज कर सकते हैं आप, फ्लूइड डिस्चार्ज, चेंज ऑफ कलर ऑफ रेड कर सकते हैं आप। इवन जनरल में ये इम्प्रॉपर बॉल मूवमेंट, इम्प्रॉपर बॉल मूवमेंट भी हो सकता है इसमें बेसिक रूप से। तो यही सब बेसिक सिम्टम होता है जो जनरल वे में डेवलप करता है कैंसर की वजह से। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं हाउ वी कैन डायग्नोज इट। हम लोग कैंसर को डायग्नोज कैसे करेंगे, हाउ वी कैन डायग्नोज द कैंसर। ओके, तो डायग्नोसिस देखते हैं।
देखिए डायग्नोसिस के लिए बहुत सारा मेथड अपनाया जाता है, जैसे टिश्यू वगैरह का चेकअप किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं दे दूं यहाँ पे। जनरल वे में क्या होता है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया के टिश्यू का। तो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, बायोप्सी। क्या बोलते हैं उसको, बायोप्सी। ये एक टाइप का क्या है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू, है ना। इन्फेक्टेड टिश्यू का हिस्टोलॉजिकली एग्जाम किया जाता है, इसको बोलते हैं बायोप्सी। एक होता है पैप टेस्ट, ये बेसिकली यूटेरस के कैंसर के लिए या फिर ओवरी के कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी का टेस्ट पता चलता है। आपने नाम सुना होगा मैमोग्राफी, मैमोग्राफी करवाया जाता है। मैमोग्राफी जो होता है वो स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है, ठीक ना। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, तो सीटी स्कैन, एमआरआई, ठीक ना, एक्सरे भी मतलब करके किया जा सकता है। ओके, तो ये सब मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं किसको, कैंसर को। अब जब मेथड हमने समझ लिया, हमने सिम्टम समझ लिया, तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं इसका ट्रीटमेंट। व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ ट्रीटमेंट टू कंट्रोल कैंसर। ओके, तो मैं यहां बता देता हूं, हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट का। देखिए ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली जो तरीका अपनाया जाता है वो क्या होता है, सर्जरी किया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं ओंको सर्जरी, इसके लिए टर्म क्या हो जाएगा, ओंको सर्जरी। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियोथेरेपी यूज किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन दिया जाता है। और रेडिएशन से क्या होता है कि जो ग्रोथ वाले सेल्स होते हैं ना उसको डैमेज कर दिया जाता है, तो रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, तो इम्यूनोथेरेपी भी दिया जाता है। क्या होता है, इम्यूनोथेरेपी। जैसे इम्यूनोथेरेपी का मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे अल्फा इंटरफेरॉन का इंट्रोडक्शन किया जाता है। इंटरफेरॉन आपको पता होगा, अल्फा इंटरफेरॉन के बारे में मैंने बताया था कि जो सेल्स होते हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए, या कैंसर सेल्स जो होता है, किलर सेल जो होता है ना, किलर सेल ही इसको इनिशिएट करता है या फिर उसके इन्फ्लुएंस में ये प्रोड्यूस होता है, जो कैंसर सेल को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इम्यूनोथेरेपी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग केमोथेरेपी भी यूज करते हैं। केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर सेल को डैमेज करते हैं और जो ये पेशेंट होता है ना उसके लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं। तो ये सब वेरियस टाइप का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है कैंसर में। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि वो कौन सा फैक्टर है हमारे इन्वायरमेंट में, वो कौन सा फैक्टर है जो कैंसर सेल, जो कैंसर के को प्रमोट नहीं करता, उसको इनहिबिट करता है। मतलब हम कह सकते हैं जनरल वे में कि एंटी कार्सिनोजेनिक फैक्टर क्या क्या है जो हमारे जनरल लाइफ में पाया जाता है और हम लोग उसका यूज करना चाहिए हम लोगों को। तो मैं आपको बता रहा हूँ अब एंटी कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स। एंटी कार्सिनोजेनिक फैक्टर, देखिए एंटी कार्सिनोजेनिक फैक्टर में एक्चुअली में हमारा फूड आइटम आता है ना। फूड आइटम में जैसे क्या, तो ग्रीन वेजिटेबल्स, आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, है ना, मिल्क आता है। ओके, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन बोलते हैं उसको हम लोग। बीटा कैरोटीन का जो सोर्स है, जिस फूड में बीटा कैरोटीन पाया जाता है आप उसका यूज कर सकते हो। आप विटामिन सी का यूज कर सकते हो। जनरल फूड में ये सब फूड अगर आप शामिल करते हो तो आपको कैंसर से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। उसके अलावा क्या, एंटी एडिक्शन हैबिट
एंटी एडिक्शन हैबिट मतलब क्या, नो टोबैको, नो ये स्मोकिंग, avoid tobacco, avoid smoking, even drugs और अल्कोहलिज्म, ठीक ना। तो जनरली हम लोगों को इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए जिसकी वजह से कैंसर होने की चांसेस कम होती है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा किसके बारे में, कैंसर के बारे में। और आई थिंक आपको ये सारा टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब जो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होने जाएगा वो हम लोग बात कर लेंगे कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स के बारे में जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है। हम लोग उसी टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आप इसका नोट्स एक प्रॉपर वे में बना लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल में बने रहने के लिए। थैंक यू।